हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 105 यानी भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट या गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं एंड असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लेंगे तो आप भी 90 प्लस स्कोर आसानी से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 105 यानी भारत का इतिहास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए। यानी दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल वंश थे ना, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। चोल शासकों ने लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन किया। ये केवल अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे प्रसिद्ध थे। चोलों की जो स्थानीय शासन प्रणाली जो थी यहाँ पे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा विकसित थी और संगठित थी। इसमें गांव को प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई यहाँ पे माना जाता था। स्थानीय लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया जाता था, जिससे शासन जो है वो अधिक प्रभावी और जनहितकारी यहाँ पे बनता था। यानी आपके जितने भी यहाँ पे जो शासन यहाँ पे रहा है, इसमें बेसिकली हमें क्या बताना है इस प्रश्न में, जो आपका स्थानीय प्रशासन जो है इसके ऊपर हमें एक लेख लिखना है। यानी आपका दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल वंश था ना, इसका महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान रहा है। चोल शासकों ने लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन करा, और ये ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि अपनी ये उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी ज्यादा फेमस थे। तो चोलों का जो स्थानीय प्रशासन प्रणाली जो थी ना, ये बहुत ज्यादा विकसित थी और बहुत ज्यादा संगठित थी। इसलिए यहाँ पे गांव को ना प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके स्थानीय लोग जो थे ना, वो भी प्रशासन में यहाँ पे उन्हें भी भाग लेने का अवसर यहाँ पे दिया जाता था। तो जिससे आपका जो शासन था ना, वो और भी ज्यादा प्रभावी और यहाँ पे जनहितकारी बनता था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे चोल प्रशासन की विशेषता की, तो चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या है कि चोल शासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ पे किया गया, अर्थात केवल यहाँ पे राजा ही निर्णय नहीं लेता था बल्कि स्थानीय स्तर पर जो लोग थे वो भी प्रशासन को चलाने का अधिकार उन्हें दिया गया था। इससे आपका स्थानीय समस्याओं का समाधान जो था ना, वो बहुत जल्दी होता था और प्रभावी ढंग से हो जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी विशेषता क्या थी चोल प्रशासन की, कि यहाँ पे जो भी चोल शासन था ना, उस टाइम पे जो सत्ता थी उसका विकेंद्रीकरण किया गया था। यानी यहाँ पे सिर्फ जो निर्णय लेने का जो यहाँ पे जो निर्णय की जो प्रक्रिया जो थी, यहाँ पे निर्णय लेने का जो अधिकार था वो सिर्फ यहाँ पे राजा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पे जितने भी आपके स्तरीय लोग जो थे ना, स्थानीय स्तर के जो लोग थे, उनको भी यहाँ पे प्रशासन चलाने का यहाँ पे अधिकार दिया गया। इससे आपका जितने भी स्थानीय समस्याएं थी ना, उनको बहुत जल्दी से और प्रभावी ढंग से यहाँ पे किया जाता था, समाप्त किया जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी प्रशासनिक इकाइयां हैं कौन कौन सी हैं। तो देखो, चोल साम्राज्य में ना प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उसको अनेक भागों में यहाँ पे बांटा गया। पहला कौन सा था आपका? मंडलम। मंडलम, दूसरा है आपका वलनाडु, तीसरा है आपका नाडु और चौथा है आपका ग्राम। तो यहाँ पे जो मंडलम था ना, ये बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, और वलनाडु जो था यहाँ पे जो मंडलम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे उसको हम क्या बोलते थे यहाँ पे? वलनाडु। वहीं अगर यहाँ पे नाडु की बात करें तो नाडु का अर्थ क्या था कि गांव का ऐसा समूह जिसको यहाँ पे क्या बोलते थे? हम नाडु बोलते थे। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ना, उसको क्या कहा गया? यहाँ पे ग्राम कहा गया। तो इन इकाइयों के माध्यम से ना पूरे राज्य को यहाँ पे सुचारू उसका संचालन किया जाता था, यानी राज्य को यहाँ पे एक सही तरीके से उसको चलाया जाता था। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राम सभा का महत्व, तो यहाँ पे अगर ग्राम सभा की महत्व की बात करें तो इसका महत्व यहाँ पे क्या था, इसको भी समझते हैं। तो देखो, चोल के जितने भी आपके स्थानीय प्रशासन थे ना, चोलों को यहाँ पे क्या माना जाता था? स्थानीय प्रशासन का सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंग था यहाँ पे, उसे किसको माना जाता था? ग्राम सभा को। यानी चोलों की जो स्थानीय प्रशासन है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका क्या थी? ग्राम सभा थी। तो ग्राम सभा जो थी ना, वो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती थी, जिसमें आपके गांव के योग्य और सम्मानित व्यक्ति यहाँ पे भाग लेते थे। और ये सभा जो थी वो गांव के प्रशासन, कर संग्रह, सिंचाई व्यवस्था, न्याय तथा सार्वजनिक कार्यों की भी यहाँ पे क्या करती थी? देखरेख करती थी।
तो ग्राम सभा को यहाँ पे काफी स्वतंत्रता यहाँ पे प्राप्त थी। वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती थी और स्थानीय समस्याओं का भी वो क्या कर सकती थी, समाधान कर सकती थी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें चोलों का जो स्थानीय प्रशासन था ना, उसमें जो आपकी ग्राम सभा थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे भाग मानी जाती थी, या हम कह सकते हैं अंग मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके गांव के जितने भी योग्य और सम्मानित व्यक्ति थे ना, वो इसमें भाग लेते थे। और ये जो सभा थी वो क्या करती थी कि गांव के प्रशासन को बनाए रखने, ठीक है, वहां पे जो आपका कर संग्रह जो है यानी टैक्स को कलेक्ट करना, सिंचाई व्यवस्था को देखना, न्याय और सार्वजनिक जितने भी आपके कार्य होते थे उसको उसकी भी देख-रेख यहाँ पे कौन करती थी? ग्राम सभा करती थी। तो ग्राम सभा को ना यहाँ पे काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती थी और स्थानीय समस्याओं का भी वो क्या कर सकती थी? समाधान कर सकती थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे इसको भी यहाँ पे स्थानीय काल में ना जो आपके चोल काल जो था यहाँ पे आपकी स्थानीय संस्थाओं को यहाँ पे 3 भागों में बाँटा गया। पहला था आपका उर, दूसरा सभा और तीसरा क्या था? नगरम। तो जो यहाँ पे उर जो थे ना, उर यह सामान्य गाँवों की सभा थी। इसमें गांव के सभी जो करदाता थे वो सदस्य के रूप में यहाँ पे भाग लेते थे और ये ग्रामीण प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों का भी संचालन करती थी। तो बेसिकली यहाँ पे उर क्या थी? ये भी एक गांव की सभा थी, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी करदाता है वो क्या करते थे? सदस्य के रूप में यहाँ पे एक तरीके से भाग लेते थे और ग्रामीण प्रशासन और जो आपके जितने भी सार्वजनिक कार्य थे वो भी उनको भी कौन चलाता था? यहाँ पे आपका उर चलाता था। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है? सभा। सभा की बात करें तो यहाँ पे जितने भी आपके ब्राह्मण थे ना, यहाँ पे ब्राह्मणों को दान में दिए गए जितनी भी आपकी गाँव की संस्था थी, उसको हम क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। तो सभा जो थी ना अधिक संगठित थी, शक्तिशाली होती थी। इसके जो सदस्य थे वो विभिन्न समितियों के माध्यम से क्या करते थे? प्रशासन चलाते थे। यानी ब्राह्मणों को जो दान में दिए गए जो आपकी गाँव की जो संस्था थी उसको हम यहाँ पे क्या कहते थे? सभा कहते थे। और ये जो सभा होती थी ना वो बहुत ज्यादा आपकी संगठित और शक्तिशाली मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके सदस्य हैं वो विभिन्न समितियों के माध्यम से यहाँ पे क्या करते थे? संचालन करते थे राज्य का। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे नगरम की, तो ये भी क्या था? आपका व्यापारियों और शहरी क्षेत्रों की क्या थी? संस्था थी। इसका जो कार्य था ना बेसिकली यहाँ पे व्यापार, बाजार और नगर प्रशासन को चलाना होता था, ठीक है। यानी नगरम का यहाँ पे कार्य क्या था कि ये ज्यादातर व्यापार के कार्य को देखती थी, बाजार और जितना भी आपका नगर प्रशासन था उसको ये चलाती थी। अब हम बात करते हैं समितियों की व्यवस्था। समितियों की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे चोलों की जो ग्राम सभाएं थी ना, चोलों की जो ग्राम सभाओं में विभिन्न कार्यों के लिए जो यहाँ पे आपकी समितियां बनाई जाती थी उसे हम क्या कहते थे? वर्यम यहाँ पे उसको कहा जाता था। तो इसमें आपकी कुछ प्रमुख समितियां थी, जैसे आपकी सिंचाई समिति है, दूसरा है उद्यान समिति, तीसरा है न्याय समिति, अगला है आपका वित्तीय समिति और उससे अगला है आपका शिक्षा एवं धार्मिक समिति। यानी जितनी भी चोलों के माध्यम से यहाँ पे ग्राम सभाओं को चलाया जाता था, जितनी भी समितियां बनाई जाती थी उसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया? वर्यम यहाँ पे कहा गया। तो इसके अंदर ना आपकी कुछ ऐसी समितियां थी जो अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। जैसे सिंचाई समिति यानी सिंचाई से संबंधित जितने भी कार्य थे वो इसको देखती थी। न्याय समिति, वित्तीय समिति, शिक्षा समिति, तो इस तरीके की यहाँ पे जो थी समितियों की यहाँ पे व्यवस्था की गई। तो इन समितियों के जो सदस्य थे ना, इनका जो चुनाव होता था वो भी क्या होता था? मतलब इन समितियों के जो सदस्य चुने जाते थे वो चुनाव के द्वारा चुने जाते थे और ये भी क्या होते थे? एक निश्चित अवधि के लिए ही आपका कार्य करते थे। वही अगर हम बात करें कुडवोले प्रणाली की, यानी आपका कुडवोले प्रणाली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब ये क्या थी? तो देखो चोलों ने ना यहाँ पे चुनाव की एक विशेष पद्धति यहाँ पे विकसित की, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कुडवोले प्रणाली, ठीक है। इसमें इन्होंने योग्य व्यक्तियों के यहाँ पे नाम जो थे ना वो ताड़ पत्रों पर लिखकर एक पात्र में यहाँ पे डाल दिए जाते थे। फिर उनमें से जो कुछ नाम थे वो निकालकर समितियों के सदस्यों का यहाँ पे चयन किया जाता था। तो ये उस समय की एक उन्नत और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पे मानी जाती थी। बेसिकली यहाँ पे जो आपका कुडवैली प्रणाली थी ना, इसमें क्या होता था? जो भी आपके चोलों के माध्यम से जो यहाँ पे चुनाव कराए जाते थे उसको यहाँ पे क्या बोला जाता था? कुडवोलिये प्रणाली यहाँ पे कहा जाता था। इसमें आपके जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उनके नामों को ना ताड़पत्र, ठीक है, यानी आपके पेड़ के पत्तों पर उनका नाम लिखकर एक पात्र में डाल दिया जाता था। फिर उनमें से ना कोई भी उनमें से नाम निकालकर उस समिति का सदस्य फिर वहां पे चुन लिया जाता था। तो उस समय में ना ये जो आपकी पद्धति थी ये बहुत ज्यादा उन्नत और निष्पक्ष यहाँ पे प्रणाली मानी गई चुनाव की। अब हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासन के कार्य यहाँ पे क्या थे। तो देखो स्थानीय प्रशासन निम्नलिखित यहाँ पे कार्य करता था, जैसे करों का संग्रह करना, सिंचाई और जल प्रबंधन यहाँ पे करना, सड़कों और तालाबों का निर्माण करना,
न्याय व्यवस्था को देखना, शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं की देखभाल करना और कृषि विकास को भी बढ़ावा देना। तो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के काम क्या क्या थे कि टैक्स को इकट्ठा करना, सिंचाई और जल प्रबंधन को यहाँ पे देखना, सड़क और तालाबों का यहाँ पे निर्माण कराना और न्याय व्यवस्था और जो आपकी शिक्षा है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इनकी भी देखभाल करना और साथ में आपके जितने भी कृषि से संबंधित कार्य है या कृषि के विकास में यहाँ पे बढ़ावा देना था। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि चोलों की जो स्थानीय प्रशासन व्यवस्था थी ना, वो भारतीय इतिहास की सबसे विकसित और प्रभावशाली व्यवस्थाओं में से एक थी। ग्राम सभाओं को यहाँ पे प्राप्त अधिकार देकर चोल शासकों ने स्थानीय स्वशासन को यहाँ पे मजबूत बनाया। उनकी प्रशासनिक प्रणाली में जन भागीदारी, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक तत्व जो थे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देते थे। यही कारण था कि चोलों का जो स्थानीय प्रशासन था ना, वो आज भी सुशासन और विकेंद्रीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यानी आपका जो चोल शासन में जो आपकी अभी तक हमने न्याय जो आपकी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था जो पड़ी ना, ये भारत के इतिहास में सबसे आपकी विकसित थी, ठीक है, और प्रभावशाली रही। और इसने क्या करा, ग्राम सभाओं को भी यहाँ पे प्राप्त अधिकार दिए, जिससे यहाँ का जो स्थानीय स्वशासन है वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ। और प्रशासनिक प्रणाली की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें ज्यादातर हमें जन भागीदारी देखने को मिली, लोकतंत्र के तत्व हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो इसी कारणों से जो आपका चोल का जो स्थानीय प्रशासन जो था ना, वो आज भी सुशासन और विकेंद्रीकरण का एक क्या है, स्पष्ट उदाहरण यहाँ पे माना जाता है। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी आपका प्रारंभिक मध्ययुगीन काल जो था, इसमें आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास था वो किस तरीके से हुआ, हमें ये बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की, तो देखो यहाँ पे इसका आरंभ कब माना जाता है, लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ये माना जाता है। तो भारतीय इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। इस काल में राजनीतिक परिवर्तन तो हुए, साथ ही आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी यहाँ पे आपकी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस समय क्या हुआ कि आपके धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी ना, वो यहाँ पे बेसिकली प्रमुख मानी गई। फिर भी यहाँ पे आपका गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान, वस्तुकला तथा आपका कृषि तकनीकों का यहाँ पे नियंत्रण विकास हुआ। इन उपलब्धियों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी आपका जो प्रारंभिक मध्य युगीन काल जो था ना, वो आपका 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास में ये माना गया और ये महत्वपूर्ण चरण भी था। क्यों था? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, आपके अलग अलग राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिले, साथ में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमें एक प्रोग्रेस देखने को मिली, प्रगति देखने को मिली। इसमें ना ज्यादातर आपके समय के अनुसार आपके जितने भी धार्मिक और जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी ना, वो भी इस समय बहुत ज्यादा यहाँ पे मेन थी। फिर भी आपकी जितने भी गणित है, खगोल विज्ञान है, चिकित्सा है, धातु विज्ञान है, वस्तुकला है, ये सारी जो आपकी तकनीकी है, ठीक है, कृषि तकनीक है, इन सबका क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे निरंतर विकास होता चला गया, यानी डेवलपमेंट होता चला गया। और इन उपलब्धियों ने क्या करा कि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा क्या करा, मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे गणित का विकास। तो देखो, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में गणित के क्षेत्र में यहाँ पे आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए यहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय गणितज्ञों ने क्या करा कि शून्य यानी आपका 0 तथा दशमलव पद्धति के उपयोग को और भी ज्यादा यहाँ पे अधिक विकसित करा। इस काल में जो आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे ना, भास्कर प्रथम, इनका यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिला, योगदान देखने को मिला। और आपके जो दूसरे जो आपके गणितज्ञ जो थे, वो थे आपके महावीराचार्य। उन्होंने अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय गणितीय ज्ञान का प्रभाव जो था अरब देशों तक पहुंचा, जहां से ये आगे कहाँ फैला, यूरोप तक फैला। यानी गणित का प्रारंभ भी इसी काल से हमें देखने को मिलता है, यानी गणित की शुरुआत भी हमें इसी समय से देखने को मिलती है, जिसमें आपके अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति है, ये सारे जितने भी आपके क्षेत्र है गणित के अंदर, इनका हमें ज्यादातर योगदान देखने को मिला। किनके द्वारा? महावीराचार्य के द्वारा और आपका भास्कर जी के द्वारा, ठीक है। तो जितने भी आपके भारतीय गणितज्ञ थे ना, इन्होंने क्या करा, गणित के ज्ञान को दूर दूर तक देशों तक यहाँ पे पहुंचाया, अरब देशों तक पहुंचाया। और जहां तक आपका ये जो इसके बाद ही यूरोप में फैला, ठीक है।
अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो खगोल विज्ञान की प्रगति, यानी खगोल विज्ञान भी इसी काल में काफी विकसित हुआ। विद्वानों ने ग्रह, नक्षत्रों तथा सूर्य चंद्रमा की जो गतियां हैं इनका अध्ययन करा। ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य जितने भी आपके विद्वान थे, इन्होंने खगोलीय घटनाओं को अधिक सटीक बनाया। पंचांग निर्माण, ग्राहकों की ग्रहणों की जो गणना है वो भी यहाँ पे की गई, और भारतीय वैज्ञानिकों को यहाँ पे विशेष दक्षता दी गई। और खगोलीय विज्ञान का जो उपयोग है वो धार्मिक अनुष्ठानों तथा कृषि कार्यों के लिए भी यहाँ पे किया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका खगोलीय विज्ञान जो है ना, उसकी भी यहाँ पे उसको भी हमें यहाँ पे काफी ज्यादा विकसित होता हुआ हमें नजर आया। अनेक विद्वानों ने यहाँ पे क्या करा कि जो आपके ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्य चंद्रमा की जो गतियां हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे स्टडी करी, अध्ययन करा। और जो आपका ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त के बाद जो आपके भास्कर आचार्य है, इन विद्वानों ने क्या करा, खगोलीय घटनाओं का एक एक अपनी सटीक यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सटीक गणना करी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपका पंचांग निर्माण है, ग्रहणों की जो गणना इन्होंने करी। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि आपके जितने भी भारतीय वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इस क्षेत्र में विशेष उनकी दक्षता को उन्होंने प्राप्त करा। तो खगोल विज्ञान का जो उपयोग है ना, वो आपका धार्मिक अनुष्ठानों तथा कृषि कार्यों के लिए भी यहाँ पे किया गया। वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि चिकित्सक विज्ञान का विकास, यानी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो आयुर्वेद था ना, इसका भी आयुर्वेद का भी यहाँ पे व्यापक विकास हुआ। चिकित्सकों ने रोगों की पहचान और उपचार के लिए अनेक ग्रंथों की यहाँ पे रचना की। औषधीय पौधे का उपयोग यहाँ पे हुआ। शल्य चिकित्सा की जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाया गया। इस काल में जो आपका स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इस पे भी विशेष ध्यान दिया गया। और चिकित्सा जो है आपके ज्ञान को गुरुकुलों और शिक्षण संस्थानों में भी यहाँ पे क्या किया गया, पढ़ाया गया। तो यहाँ पे जो आपका चिकित्सक विज्ञान का जो क्षेत्र हमें देखने को मिला वो भी विकसित होता हुआ देखने को मिला। यानी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो आयुर्वेद जो था ना, वो और भी ज्यादा उसका व्यापक विकास यहाँ पे होता हुआ हमें नजर आया। चिकित्सकों ने क्या करा, रोगों की पहचान करी, उसका उपचार करा, उसके लिए अनेक जो आपके ग्रंथ थे उनकी रचना करी। जितने भी आपके औषधीय पौधे थे, ठीक है, इनका उपयोग करा। शल्य चिकित्सा की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इसी काल में जो आपका स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इस पे भी विशेष ध्यान दिया गया। तो चिकित्सा यहाँ पे ज्ञान को गुरुकुलों और आपके जितने भी शिक्षण संस्थान है ना, इसमें भी यहाँ पे पढ़ाया गया चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा के ज्ञान के बारे में। वही अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है, धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। धातु विज्ञान में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति यहाँ पे की। जैसे आपका लोहा, तांबे, कांस्य तथा अन्य धातुओं के उपयोग में यहाँ पे सुधार हुआ। बेहतर गुणवत्ता के हथियार, कृषि उपकरण और घरेलू वस्तुएं यहाँ पे बनाई जाने लगी। इस काल में धातुओं को गलाने और मिश्रित धातु बनाने की जो तकनीक है उनका भी विकास हुआ। भारतीय लोहे और इस्पात की जो गुणवत्ता थी इसकी भी विदेशों में प्रशंसा होती थी। तो यानी आपका धातु से संबंधित जितने भी आपकी धातुएं हैं, धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसका भी विकास हमें देखने को मिला यहाँ पे। यानी धातु विज्ञान जो है वो भारत में एक उल्लेखनीय प्रगति के रूप में हमारे सामने आया, जिसमें आपकी अलग अलग धातुओं के उपयोग में यहाँ पे सुधार किया गया। जैसे आपका लोहा है, तांबा है, कांसा है, ठीक है, अन्य धातुओं का यहाँ पे उपयोग किया गया, उनमें सुधार लाया गया। और इन्हीं से फिर क्या किया गया, आपके जितने भी गुणवत्ता वाले जो हथियार है, जो टूल्स है, ठीक है, कृषि के जो उपकरण है, वो भी यहाँ पे बनाए गए। और जितनी भी आपकी घरेलू वस्तुएं हैं वो भी इन्हीं धातुओं से बनाई गई। तो इस काल में क्या हुआ कि जितनी भी आपकी धातुएं हैं ना, उनको गलाना और फिर उनसे एक नए उपकरण को बनाना या हथियार को बनाने या फिर उनको मिश्रित धातु बनाने की जो तकनीकें थी, इन सबका यहाँ पे धीरे धीरे विकास हुआ। और भारतीय लोहे और इस्पात की जो गुणवत्ता थी इसकी भी जो प्रशंसा थी वो हमें विदेशों में देखने को यहाँ पे मिली। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वास्तुकला और निर्माण तकनीक, यानी आपका प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मंदिर निर्माण कला जो थी वो अपने उत्कृष्ट पर यहाँ पे पहुंची। दक्षिण भारत के चोल, पल्लव तथा उत्तर भारत के विभिन्न जो आपके राज्य वंश थे ना, इन्होंने भव्य मंदिरों का यहाँ पे निर्माण कराया। विशाल मंदिरों, स्तंभों, मूर्तियों और जलाशयों के निर्माण में जो आपके उन्नत इंजीनियरिंग जो थे ना, इनकी तकनीकों का यहाँ पे उपयोग किया गया। पत्थर को काटने, तराशने और जोड़ने की भी कला जो थी यहाँ पे अत्यंत यहाँ पे आपकी विकसित हुई। यानी वास्तुकला और निर्माण की तकनीक भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। यानी प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में आपके जितने भी मंदिर निर्माण है, जितने भी आपकी कला है, उत्कृष्टता है, ये भी हमें देखने को यहाँ पे मिली। दक्षिण भारत में आपके जितने भी चोल थे, पल्लव थे, ठीक है, जितने भी आपके राजवंश रहे हैं ना, भारत के विभिन्न राजवंशों ने क्या करा है, यहाँ पे भव्य मंदिरों का निर्माण करा है। विशाल मंदिरों का, स्तंभों का, मूर्ति का, जलाशय का, इन सबका इन्होंने क्या करा है, निर्माण करा है। उन्नत इंजीनियरिंग
तकनीकों के द्वारा, ठीक है, जैसे आपका पत्थर को काटना, तराशना, जोड़ना, ये सारी जितनी भी आपकी कलाएं थी हमें यहाँ पे वास्तुकला और निर्माण तकनीक में देखने को मिली। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट क्या कहता है कि कृषि और सिंचाई तकनीक, यानी कृषि जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे शुरू से ही आधार रही है। इस काल में सिंचाई के नए साधनों का यहाँ पे विकास हुआ, तालाब, कुएं, नहरें और जलाशय यहाँ पे बनाए गए, जिससे खेती की जो उत्पादकता थी वो बढ़ी। लोहे के कृषि उपकरणों के प्रयोग से खेती जो थी आपकी अत्यधिक प्रभावी बनी। दक्षिण भारत में जो आपके चोल शासक थे, इन्होंने यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था के विकास में अपना विशेष योगदान दिया। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि जो आपका प्रारंभिक मध्ययुगीन काल जो था ना, इसमें आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से क्या हुआ, आपका एक प्रगतिशील युग ये था। ठीक है, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान, वस्तुकला और कृषि के क्षेत्रों में यहाँ पे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई। इन वैज्ञानिक और तकनीकी विकासों ने न केवल आपका भारतीय समाज को यहाँ पे समृद्ध बनाया, बल्कि विश्व की वैज्ञानिक परंपराओं को यहाँ पे प्रभावित किया। इसलिए ये जो काल था ना आपका, वो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे रखता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जो आपकी मंदिर की जो वास्तुकला है, इस पे टिप्पणी लिखिए। यानी अभी तक हमने जो प्रारंभिक मध्यकालीन जो युग पढ़ा, इसमें आपके जो भारत में जो भी मंदिर बनाए गए उनकी वास्तुकला जो थी उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, सबसे पहले एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। तो आपका जो प्रारंभिक मध्यकालीन काल जो था वो भारत में 6वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ कि भारतीय कला और स्थापत्यता के विकास का ये महत्वपूर्ण काल था। इस समय मंदिर वास्तुकला ने अत्यधिक प्रगति और भारत के विभिन्न जो क्षेत्र है, अनेक यहाँ पे भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर केवल आपकी पूजा अर्चना के स्थान यहाँ पे नहीं थे, बल्कि वे आपके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आपके जो आर्थिक गतिविधियां थी इसके भी प्रमुख केंद्र थे। तो इस काल में आपके मंदिर निर्माण की जो कला थी ना, वो अपने शिखर तक यहाँ पे पहुंची और विभिन्न स्थापत्य उसने शैलियों का यहाँ पे विकास करा। तो यहाँ पे आपका जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो था, इसमें आपकी जो भारतीय कला जो थी ना वो स्थापित की गई। ठीक है, इस समय क्या हुआ, आपके जितने भी मंदिर थे उनकी वास्तुकला में और भी ज्यादा हमें प्रगति देखने को मिली। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपके भव्य मंदिरों का यहाँ पे निर्माण कराया गया। पूजा अर्चना के केवल इनको स्थान नहीं माना जाता था, बल्कि यहाँ पे आपके जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आपकी आर्थिक गतिविधियां थी ना, उनको भी यहाँ पे प्रमुख केंद्र यहाँ पे माना गया। मंदिरों को सिर्फ आपका पूजा अर्चना से नहीं जोड़ा गया, बल्कि इन सब का भी प्रमुख केंद्र माना गया। तो इस काल में जो आपके मंदिरों के जो निर्माण की जो कला थी ना, वो अपनी एक शिखर पे पहुंची, यानी एक ऊंचाई पे पहुंची, जिसने अपनी अलग अलग जो शैलियां थी उसका यहाँ पे जो था वो विकास हुआ। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि मंदिर वास्तुकला की जो प्रमुख शैलियां थी वो कौन कौन सी थी। तो प्रारंभिक मध्यकालीन जो था ना, यहाँ पे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की जो मंदिर वास्तुकला है ना यहाँ पे विकसित हुई। पहला था आपका नागर शैली। ठीक है, नागर शैली की बात करें यहाँ पे, तो आपका नागर शैली का जो विकास था वो उत्तर भारत में हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि ये उच्च और वक्राकार शिखर के थे। ठीक है, मंदिरों का जो यहाँ पे गर्भगृह जो था ना वो वर्गाकार होता था। ठीक है, तथा इसका जो इसके ऊपर जो आपका ऊंचा शिखर जो था ना वो बनाया जाता था। तो यहाँ पे नागर शैली जो थी ना, नागर शैली का विकास यहाँ पे हमें देखने को मिला उत्तर भारत के अंदर। और इसमें यहाँ पे आपकी इसकी क्या प्रमुख विशेषता थी कि ये वक्राकार इसमें शिखरों को बनाया गया और मंदिर के अंदर जितने भी आपके गर्भगृह थे उसको भी यहाँ पे वक्राकार बनाया गया। वहीं अगर हम इसमें उदाहरण से समझे तो यहाँ पे आपके उदाहरण दिए गए हैं कुछ मंदिरों के। जैसा पहला उदाहरण है आपका खजुराहो का मंदिर। ठीक है, दूसरा है कोणार्क मंदिर और तीसरा है आपका भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो इन शैलियों में ना मंदिरों की जो दीवारें थी, दीवारों पर देवी देवताओं और पशु पक्षियों तथा दैनिक जीवन के जो दृश्य थे उनको सुंदर रूप से यहाँ पे उकेरा जाता था। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आपका ये है कि द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली जो थी ना आपकी, इसका विकास दक्षिण भारत में हुआ। इसमें मंदिरों के ऊपर पिरामिड के आकार का यहाँ पे विमान यानी आपका शिखर बनाया जाता था, टॉप यहाँ पे बनाया जाता था। मंदिरों के प्रवेश द्वार जो थे ना वो आपके विशाल गोपुरम यानी भव्य द्वार जो थे आपके निर्मित किए जाते थे। द्रविड़ शैली क्या थी आपकी, दक्षिण भारत में ये विकसित हुई सबसे ज्यादा। और इसमें जो आपके मंदिर थे, मंदिरों के ऊपर एक पिरामिड आकार का जो था उसका जो शिखर जो था वो बनाया जाता था। वहीं अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए आपके कौन कौन से ऐसे मंदिर है, पहला है आपका
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। उसके बाद है आपका कांचीपुरम का मंदिर, फिर है आपका महाबलीपुरम के तट मंदिर। तो इस शैली में पत्थरों पर बारीकी नकाशी और विशाल संरचनाएं जो थी आपकी विशेष आकर्षण का यहाँ पे केंद्र थी। तो इस शैलियों के माध्यम से क्या हुआ कि पत्थरों पे ना ज्यादातर आपकी बारीकी नकाशी की जाती थी, ठीक है। विशाल जो आपकी संरचनाएं थी उसको इस तरीके से उकेरा जाता था कि वो एक विशेष आकर्षक का केंद्र बनती थी, यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से यहाँ पे जो नकाशी थी वो की जाती थी। इसके बाद है आपका वेसार शैली। वेसार शैली जो थी आपकी ये वेसार जो शैली थी ना, ये नागर और द्रविड़ शैलियों का ही एक क्या थी, मिश्रित रूप थी, ठीक है। इसका विकास भी आपका दक्कन के क्षेत्र में हुआ। इनमें दोनों शैलियों की जो विशेषताएं थी ना वो हमें देखने को मिली। उदाहरण के लिए आपका पट्टदकल के मंदिर और होसैलेश्वर जो मंदिर थे, ये इसके जो है आपके वेसार शैली के क्या थे, प्रमुख उदाहरण थे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मंदिरों की संरचना, तो प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिरों में सामान्यतः निम्नलिखित आपके भाग होते थे। सबसे पहला होता था आपका गर्भगृह, ठीक है। तो ये मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता था जहां मुख्य देवता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती है। उसके बाद है मंडप, यानी भक्तों के बैठने, पूजा करने तथा धार्मिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ पे क्या बनाए जाते थे, मंडप बनाए जाते थे। वही अगला पॉइंट है शिखर या विमान, यानी गर्भगृह के ऊपर जो है आपका उचित निर्मित जो आपका यहाँ पे किया जाता था ऊंचा भाग, उसे हम क्या कहते थे, शिखर यहाँ पे कहते थे। यानी गर्भगृह के ऊपर एक निर्मित ऊंचा भाग जो होता था उसको हम यहाँ पे शिखर कहते थे। और ये मंदिरों की पहचान भी यहाँ पे माना जाता है। जैसा आपने देखा है कि सबसे टॉप पे जो बनाया जाता है, जिसपे हमने कई बार देखा है मंदिरों के ऊपर जो झंडा एक तरीके से लगाया जाता था, उसको हम यहाँ पे क्या कहते थे, शिखर या विमान कहते थे। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, प्रवेश द्वार, यानी मंदिरों के जो भव्य प्रवेश द्वार जो थे ना उस पर भी सुंदर मूर्तियां और नक्काशी की जाती थी, ताकि मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वो और भी ज्यादा आपके सुंदर और आकर्षक यहाँ पे दिखे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो मूर्ति कला और सजावट, यानी इस काल के मंदिर जो थे ना अपनी उत्कृष्ट मूर्ति कला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। मंदिरों की जो दीवारों पर जो देवी देवताओं और जो नर्तक थे, आपके संगीतकारों जो थे, ठीक है, पशु पक्षियां तथा पौराणिक कथाओं के जो दृश्य थे ना उनको यहाँ पे उकेरे गए यानी बनाए गए, जिसमें आपका खजुराहो और जो आपके कोणार्क के जो हम कह सकते हैं कोणार्क के जो मंदिर थे उनमें हमें मूर्तियों की विशेष रूप से यहाँ पे मंदिरों की जो मूर्तियां थी वो विशेष रूप से यहाँ पे प्रसिद्ध थी। तो इन मूर्तियों से उस समय के जो समाज थे ना, संस्कृति जो थी, उस समय का जो जीवन शैली जो थी, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मंदिरों का महत्व क्या था। मंदिर यहाँ पे आपके धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा, कला और संस्कृति के भी यहाँ पे प्रमुख केंद्र थे। यहाँ विद्वानों, कलाकारों और शिल्पकारों को भी यहाँ पे संरक्षण मिलता था। मंदिरों के आसपास जो आपके बाजार थे और जो बस्तियां थी वो यहाँ पे विकसित हुई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे क्या मिलता था, बढ़ावा मिलता था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपके मंदिर थे वो सिर्फ आपके धार्मिक केंद्र नहीं होते थे, बल्कि ये यहाँ के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। चाहे फिर वो आपकी संस्कृति के क्षेत्र की बात हो या शिक्षा हो या कला हो, यहाँ पे इन सबको क्या माना जाता था, मंदिरों को प्रमुख केंद्र यहाँ पे माने जाते थे। तो कुछ आपके ऐसे विद्वान जो हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं, शिल्पकार हैं जो इनके संरक्षण को हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो मंदिरों के आसपास ना बाजार और जो आपकी बस्तियां हैं ये भी विकसित होती थी, जिससे आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे क्या मिलता था, बढ़ावा मिलता था। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की जो मंदिर वास्तुकला और भारतीय कला और संस्कृति की ये क्या है, एक अमूल्य धरोहर है। नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियों ने क्या करा है, यहाँ पे भारतीय स्थापत्यता को नई ऊंचाई प्रदान करी है। इस काल के मंदिर आज भी अपनी भव्यता, सुंदरता और उत्कृष्ट शिल्पाकार के कारण विश्व भर के लोगों को आकर्षित करते थे। और ये मंदिर आपके भारतीय सभ्यता की जो समृद्धि है, संस्कृति है, इसकी संस्कृति परंपरा के भी क्या थे, जीवंत प्रतीक यहाँ पे माने जाते थे। वही स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूत वंशों के उदय पर एक नोट लिखिए, यानी इस समय आपके जो राजपूत जो वंश था उसका उदय यहाँ पे किस तरीके से हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके प्रारंभिक मध्ययुगीन काल जो माना जाता था यहाँ पे आपका 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता था। ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस समय उत्तर भारत में अनेक जो आपके शक्तिशाली राजपूत वंश थे इनका उदय हुआ। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद भारत में आपकी राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और अनेक जो आपके छोटे बड़े जो राज्य थे इनका गठन हुआ।
इस परिस्थिति में आपके राजपूत वंशों ने शक्ति प्राप्त की और विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्वतंत्र जो राज्य थे वो स्थापित करे। राजपूतों ने भारतीय संस्कृति, राजनीति, समाज और कला के जो विकास के जो अलग-अलग जो क्षेत्र जो थे इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे दिया। तो यानी आपका जो प्रारंभिक मध्य युगीन काल जो था यहाँ पे आपका 7वीं से लगभग 12वीं शताब्दी तक इसको माना जाता है और ये भी आपका भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस समय क्या हुआ कि आपका जो उत्तर जो भारत जो था ना, इसमें अनेक ऐसे शक्तिशाली राजपूत वंशों का उदय हुआ जिनमें आपका हर्षवर्धन जो साम्राज्य था, इसके पतन के बाद आपका जो भारतीय राजनीति जो एकता थी वो धीरे-धीरे समाप्त होती चली गई। यानी अनेक जो छोटे बड़े राज्य थे उनका यहाँ पे गठन होना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गए वो, और उसके बाद आपका जो जितनी भी परिस्थिति थी वो राजपूत वंशों ने यहाँ पे क्या कर ली, शक्ति को यहाँ पे प्राप्त कर लिया और जितने भी आपके क्षेत्र थे उसमें जो स्वतंत्रता थी उसको राज्य के अंदर स्थापित कर दिया। तो जितने भी आपके राजपूत थे ना, इन्होंने भारतीय संस्कृति, राजनीति, समाज और कला के क्षेत्र में यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इन सबको विकसित करने के लिए। वही बात करें यहाँ पे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राजपूतों की जो उत्पत्ति थी ना वो किस तरीके से हुई इसको हम समझते हैं। तो देखो, राजपूतों की जो उत्पत्ति थी इसके संदर्भ में आपके अलग अलग यहाँ पे मत है, ठीक है। कुछ इतिहासकार उन्हें प्राचीन क्षत्रियों का जो वंशज है वो मानते हैं, जबकि कुछ आपके जो विदेशी जातियां हैं जैसे आपका शक है, हुण है, कुषाण है, ये भारतीय समाज में आपके समाहित होने वाले यहाँ पे परिणाम मानते हैं। तो एक प्रसिद्ध आपकी मान्यता है अग्निकुल सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार क्या था, यहाँ पे 4 प्रमुख राजपूत वंश यहाँ पे बताए गए जिसमें आपका प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी, ये आपके 4 इस सिद्धांत के अंदर क्या बताए गए, प्रमुख राजपूत वंश बताए गए। माउंट आबू के जो अग्निकुंड से ये जो थे उत्पन्न हुए। यद्यपि ये जो कथा थी वो आपकी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, फिर भी राजपूत परंपराओं में हमें इसका जो स्थान है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपकी जो राजपूतों की जो उत्पत्ति थी स्टूडेंट्स वो हुई। वहीं अगर हम बात करें राजपूत वंशों के उदय के कारण क्या थे, तो सबसे पहला कारण क्या था कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था ना इसका पतन हुआ, ठीक है। तो 647 ईस्वी में जो आपके हर्षवर्धन जो थे ना, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि कोई भी शक्तिशाली शासक यहाँ पे नहीं रहा। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक विखंडन हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में आपकी स्थानीय शासकों को जो शक्ति जो प्राप्त करने का अवसर था ये भी मिला। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक यहाँ पे नहीं आया, जिससे आपका राजनीति के अंदर हमें विखंडन देखने को मिला और अलग अलग क्षेत्रों के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने यहाँ पे फिर शक्ति को प्राप्त कर लिया। वही अगला पॉइंट क्या है आपका कि सामंतवादी व्यवस्था का विकास, यानी इस काल में आपका सामंतवादी व्यवस्था जो थी उसका यहाँ पे विस्तार हुआ। अनेक आपके स्थानीय सामंत जो थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली हुए, स्वतंत्र शासक बन गए और यही जो सामंत थे ना वो आगे चलकर राजपूत वंशों के क्या बन गए, संस्थापक यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था का भी विकास हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जो सामंत थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होकर एक स्वतंत्र शासक बने और आगे चलकर उन्होंने राजपूत वंशों का क्या करा, उनकी स्थापना करी, उसके संस्थापक ये बन गए। वही क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी आपका राजनीतिक अस्थिरता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आपके स्वतंत्र राज्यों का यहाँ पे गठन हुआ। राजपूत शासकों ने इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने राज्य जो थे वो स्थापित यहाँ पे किए, यानी क्षेत्रीय शक्तियों का भी हमें यहाँ पे उदय होता हुआ नजर आया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो आपके अलग अलग जो क्षेत्र थे वहां पे स्वतंत्र राज्यों का गठन होने लगा और राजपूत शासकों ने इन अवसरों का लाभ उठाकर राज्य जो थे यहाँ पे स्थापित किए। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि सैन्य क्षमता और वीरता, यानी राजपूत अपनी युद्ध काल, साहस और स्वाभिमान के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध थे। उनकी सैन्य शक्ति ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता जो है स्थापित करने में यहाँ पे उनकी सहायता प्रदान करी, यानी सैन्य क्षमता और वीरता भी हमें देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें कि आपके कौन से प्रमुख राजपूत वंश जो थे इस समय में हमें देखने को मिले, तो पहले नंबर पे आते हैं आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी ये जो थे वो उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजपूत वंश ये जो था ठीक है। इसके जो प्रसिद्ध जो आपके शासक थे ना वो कौन थे, नागभट्ट प्रथम और महिर भोज, ये दोनों ही आपके कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली जो थे शासक थे। इन्होंने क्या करा, उन्होंने अरब आक्रमणों को यहाँ पे सफलतापूर्वक उसका यहाँ पे सामना करा। इसके बाद अगला जो वंश था आपका वो ये था चौहान वंश। चौहान वंश की अगर हम बात करें तो चौहान वंश का जो शासन था मुख्यतः आपका राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र में था। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के जो थे वो सबसे प्रमुख शासक थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध जो था यहाँ पे संघर्ष चलाया। वही अगला जो आपका वंश है वो है परमार वंश, यानी परमार वंश का जो केंद्र था वो आपका केवल मालव क्षेत्र में था,
ठीक है, तो राजभोज इस वंश के जो थे वो आपके महान शासक थे, जिन्होंने साहित्य, शिक्षा और कला को यहाँ पे क्या करा, संरक्षण उनको दिया। वही आपका अगला वंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश की अगर हम बात करें तो ये जो था ना, चंदेलों ने बुंदेलखंड जो आपका क्षेत्र था, इसमें यहाँ पे शासन करा। इनके द्वारा जो आपके खजुराहो के जो मंदिर है, भारतीय स्थापत्य कला जो है, इसके जो थे वो उत्कृष्ट उदाहरण थे। वहीं आपका अगला वंश है चालुक्य वंश, जिसको हम सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वंश था आपका, इस वंश ने गुजरात में शासन करा। ठीक है, गुजरात में शासन करा। इनके जो शासक थे वो व्यापार, कला और स्थापत्य का यहाँ पे उल्लेखनीय हमें यहाँ पे विकास देखने को मिला। वही राजपूतों का योगदान क्या था, तो राजपूतों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की यहाँ पे रक्षा करी। उन्होंने भव्य मंदिरों, किलों, महलों, इन सब का निर्माण कराया। तो साहित्य, कला और स्थापत्य को यहाँ पे संरक्षण दिया गया। और राजपूत शासकों की जो वीरता है, देशभक्ति जो है, भारतीय इतिहास में यहाँ पे विशेष यहाँ पे स्थान रखती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे आपके उपसंहारों की, तो आपका उपसंहार क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है कि प्रारंभिक मध्य युगीन काल में राजपूत वंशों का जो उदय था वो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, राजनीतिक विखंडन, सामंतवादी व्यवस्था ने इनके विकास में जो सहायता थी ना वो की। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार और आपका चौहान, परमार, चंदेल और सोलंकी जैसे जितने भी आपके वंश थे ना, इन्होंने ना केवल आपका शक्तिशाली राज्य स्थापित किए, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और स्थापत्य को भी यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, समृद्ध बनाया। तो इस प्रकार आपके जो राजपूत वंश थे, इन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।